Hello students, Chapter 12 Organic Chemistry, some basic principles and techniques. कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन यानी कि कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिकों का हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अचक्रीय खुली श्रृंखला वाले यानी कि ओपन चेन एसाइक्लिक और क्लोज चेन एसाइक्लिक चक्रीय बंद श्रृंखला वाले। अब जो क्लोज साइक्लिक चक्रीय बंद श्रृंखला वाले हैं उसे हम पुनः दो भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, मोनोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक यानी कि समचक्रीय और हेट्रोसाइक्लिक यानी कि विषम चक्रीय। समचक्रीय जो होते हैं उसको हम पुनः दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक को हम दो भाग में पुनः वर्गीकृत करते हैं, बेंजेनॉइड यौगिक और नॉन बेंजेनॉइड यौगिक। ये क्लासिफिकेशन हमने जो देखा है इसको हम अब विस्तृत में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन, ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला की बात करें तो सबसे सरलतम दो कार्बन वाला कंपाउंड हम सभी जानते हैं, CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। इसके अलावा हम देखें तो these compounds are also called aliphatic compounds and consist of straight और branch chain compounds। तो एसाइक्लिक का मतलब होता है, इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं, जिसमें सीधी या शाखित श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। तो ये तो मैंने सीधी श्रृंखला बताई आपको। अब शाखित की बात करें तो CH3 CH3 और ये ऊपर एक CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। इसके अलावा एसिटिक एसिड का हम देखें तो CH3 COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। ये इस तरह से ब्रांच में भी कोई लगा हुआ है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, एसाइक्लिक के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार इसका, एलिसाइक्लिक यानी कि क्लोज चेन। ये कौन सा था, एलिफेटिक यानी एसाइक्लिक। और अब दूसरा हम देख रहे हैं एलिसाइक्लिक यानी कि क्लोज चेन, या तो इसको हम रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं, यानी कि वलय श्रृंखला वाले या बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं हम। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़ करके समचक्रीय यानी कि होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं, और कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु भी जुड़कर विषम चक्रीय यानी कि हेट्रोसाइक्लिक यौगिक भी बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसके हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें, तो ये है साइक्लोप्रोपेन यानी कि CH2 और ये CH2। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी बता सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, तो ये सभी जगह का क्या है, इसमें CH2 ये सभी जगह CH2 है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया है साइक्लोहेक्सेन। भाई इसमें डबल बॉन्ड कभी आ जाता है तो इसमें इस तरह से यदि डबल बॉन्ड रख दें तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सीन। क्या कहेंगे इसको, साइक्लोहेक्सीन। चलिए इसके अलावा इसमें देखें हम तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो अब चार जगह क्या है, हाइड्रोजन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम क्या है,
फ्यूरिन। तो ये हमारा क्या हो गया, विषम चक्रीय यानी कि हेट्रोसाइक्लिक, ये जो हमने देखा था यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। और ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो गए हैं, होमोसाइक्लिक। तो ये इसके 2 प्रकार भी हम इसमें देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, एलिसाइक्लिक भी हो गया हमारा। तो अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड वी विल लर्न अबाउट दिस कंपाउंड्स इन डिटेल इन चैप्टर 13। उनको हम डिटेल में चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स एंड नोन एज अ बेंजेनॉइड। तो इसमें हम बेंजीन और बेंजीन से संबंधित अलग अलग दूसरे कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजेनॉइड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में also have heteroatom in the ring, and such compounds are called heterocyclic aromatic compounds, and some of the examples we will see. तो इसमें हम देखें तो एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं, और जिनमें हम डिटेल में तो चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, लेकिन बेंजीन और उससे संबंधित जो चक्रीय यौगिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेंजेनॉइड। एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक के वलय में भी विषम परमाणु होते हैं, और ऐसे यौगिकों को हम विषम चक्रीय एरोमेटिक भी कहते हैं। तो अब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये क्या है, बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब बेंजीन रिंग में मैं NH2 लगा दूं तो ये क्या कहलाएंगे, एनिलीन। इसके अलावा 2 बेंजीन रिंग को हम जोड़ दें आपस में तो, और इसमें ये तो एक बेंजीन रिंग है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें यहाँ आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन यानी कि फिनाइल की गोली होती है। चलिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, सारे एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हो गए हैं। अब नॉन बेंजेनॉइड, जिसमें बेंजीन नहीं है, तो उसको नॉन बेंजेनॉइड में जो बात करें तो एक तो इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका नाम क्या है, ट्रोपोलोन। ये हमारा नॉन बेंजेनॉइड है, और इसमें भी हम यदि विषम चक्रीय वाला हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड देखें तो ये मेरे लिए क्या हो गया है, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, फ्यूरान। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूरान। अब मैं इसके में O की जगह क्या ले लूँ, S। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायोफीन। फिर पिरिडीन। पिरिडीन बनाना है तो बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह यहाँ पे क्या लिया जाएगा, नाइट्रोजन, और इसको हम बोलेंगे पिरिडीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड इनटू फैमिलीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अब जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको हम क्रियात्मक समूह के आधार पर सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। The functional group may be defined as an atom or group of atom joined in specific manner, which is responsible for the characteristics
ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक कार्बनिक, किसी भी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक विशेष प्रकार का जो समूह लगा होता है या परमाणुओं का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि उस कार्बनिक यौगिक के जो गुण होते हैं वो उस ग्रुप के, उस समूह के लगने के कारण ही होते हैं। तो उसके गुण उस क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। तो अब ऐसे क्रियात्मक समूह की हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में एक तो हम लेते हैं हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह, फिर एल्डिहाइड यानी CHO समूह, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो ये हो गया हमारा, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। चलिए अब हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी कि सजातीय श्रेणी। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो अ ग्रुप or a series of organic compounds each containing a characteristic functional group from a homologous series, and the members of this series are called homologous। तो कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशेष कार्बनिक समूह हो, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसके सदस्यों को सजात यानी कि होमोलोगस कहते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और इसके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के मध्य मात्र CH2 का अंतर होता है, CH2 इकाई का अंतर होता है। And there are a number of homologous series of organic compounds, and some of these are the alkanes, alkenes, alkynes, haloalkanes, alkanols, alkanals, alkanones, alkanoic acid, amine, etc। तो ये सारी जो सीरीज है इसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें मात्र क्या होता है? CH2 का ही फर्क होता है। तो CH2 का फर्क जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए, मेथेन CH4, इसके बाद में एथेन C2H6। तो अब इसमें देखिए अंतर कितना है? मात्र CH2 का अंतर है। इसको हम आगे बढ़ाएं प्रोपेन, तो इथेन और प्रोपेन में कितना है? CH2। प्रोपेन और ब्यूटेन में CH2 का अंतर है। ऐसे CH2 का ही अंतर होता है इसमें। अब नोमेनक्लेचर की बात करें, जो कि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है? तो नामकरण जैसे कि हम किसी नाम से किसी यौगिक को जानते हैं, लेकिन हर जगह उसको एक ही नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है और उनकी पहचान के लिए उनका नामांकन जरूरी है और उसके लिए एक सुविकसित विधि होना चाहिए। तो ये विधि IUPAC किसने तय की है? IUPAC। तो पहले अपन इसका फुल फॉर्म देखेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह इस विधि का नाम है जिसके द्वारा हम यौगिकों के नाम को सुव्यवस्थित बना सकते हैं और जिससे पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति यौगिक के नाम के आधार पर उसकी संरचना बना सकता है। IUPAC से पूर्व कार्बनिक यौगिकों का नाम केवल उनके स्रोत यानी कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं या वो किसी गुण के आधार पर उसका नाम दिया जाता था। जैसे सिट्रिक अम्ल सभी जानते हैं,
वो सिट्रस फलों में पाए जाने के कारण उसे क्या नाम दिया गया था? सिट्रिक एसिड। लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल फॉर्मिक अम्ल दिया गया, क्योंकि चींटी के लिए लैटिन में फार्मिका, चींटी को लैटिन में क्या बोलते हैं? फार्मिका, इसलिए। तो यह नाम पारंपरिक है और ये रूढ़ है, तो कॉमन नाम भी इसको कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों को सामान्य नाम दिए जाते हैं और कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त कार्बन के एक नवीन रूप C60, यानी कि अपन आगे पढ़ चुके हैं, C60 जो पढ़ चुके हैं उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर, का नाम बंक मिस्टर फुलेरिन रखा गया था, क्योंकि इसकी आकृति गुंबदनुमा है, इसलिए। और प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुशिल्पी आर बंक मिस्टर फुलेर ने इन्हें लोकप्रिय बनाया था। और कुछ यौगिकों के संबंध में IUPAC नाम अधिक लंबे अथवा जटिल होते हैं, इस कारण उनका सामान्य नाम रखना आवश्यक होता है, तो इसलिए उसके सामान्य नाम भी रखे जाते हैं। तो कुछ कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम हम देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। इसके बाद में हम IUPAC नामकरण के लिए क्या क्या विधि है, कैसे डेवलप हुई है, उसको देखते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखें तो सबको मालूम है CH4 यानी क्या होता है? मीथेन, पता है हमें। चलिए, इसके बाद में हम देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन तो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन हमारा। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। फॉर्माल्डिहाइड HCHO। बेंजीन C6H6। ऐसे बहुत सारे हैं। एनिलीन यानी C6H5NH2। ऐसे बहुत सारे यौगिक क्या आते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है? तो किसी भी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए हाइड्रोकार्बन और उससे जुड़े क्रियात्मक समूह की पहचान करनी होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं, मेन शाखा किसको कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, और OH। अब इसमें हम देखें तो शाखा कौन सी है, क्रियात्मक समूह कौन सा है और मेन श्रृंखला कौन सी है। ये हमारे लिए क्या हो गई है? मेन श्रृंखला, यानी कि ये हमारे लिए क्या है? मेन चेन है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। चलिए, अब ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे लिए है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी क्या होता है? क्रियात्मक समूह। ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है मेरे लिए? ये है मेरे लिए ब्रांच। ये चीजें क्लियर हो गई है आपको पहले। चलिए, तो अब सबसे पहले जब हम नाम की शुरुआत करते हैं तो सीधी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को पसंद किया जाता है। तो सीधी श्रृंखला में ये श्रृंखला दिखाई दे रही है हमें। चलिए, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है तो N लगाया जाता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाया जाता है। अब शाखित श्रृंखला, ब्रांच चेन से युक्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की छोटी श्रृंखलाएं जनक के श्रृंखला या कई कार्बनों से जुड़ी रहती है। ये छोटी श्रृंखलाएं शाखाएं कहलाती हैं। तो आप देखिए, इस लंबी बड़ी श्रृंखला के साथ में छोटी सी श्रृंखला जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? शाखा बोला है। ये इसकी क्या है? शाखा है। और इसको हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह कहलाता है ये।
तो ऐसे यौगिकों का नाम देने के लिए एल्किल समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में यानी कि प्रीफिक्स के रूप में जनक एल्केन के नाम के साथ में संयुक्त कर दिया जाता है। तो संयुक्त नाम यानी कि ये जो नाम है इसके साथ में इससे क्या कर दिया जाएगा, संयुक्त कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ऐसे यौगिक का नाम देने के लिए एल्किल समूह का नाम प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर एल्किल समूह प्राप्त होते हैं, जैसे कि CH4 मेथेन बोलते हैं इसको। और एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल, आइल, एल्काइल इसको कहते हैं। तो इसे मैथिल समूह कहा जाता है। तो संबंधित एल्केन के नाम के एन को हटा करके क्या लगाया मैंने, एन को हटा करके YL आइल लगाया है। तो कुछ एल्किल समूह के नाम लघु रूप में भी लिखे जाते हैं, जैसे मेथिल, ये मिथाइल, इसको किस में लिखा जाता है, ME, इथाइल ET, प्रोपाइल PR, ब्यूटाइल BU, ऐसे इसमें लिखे जाते हैं। एल्किल समूह शाखित भी होते हैं। तो कौन कौन से समूह शाखित होते हैं ये भी हम देख लेते हैं इसमें। शाखित की बात करें तो CH3, CH3 और ये आगे श्रृंखला खुली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। फिर सेगब्यूटिल के लिए CH3, CH2, CH3 और ये इसको बोलते हैं सेक ब्यूटिल। फिर CH3, CH2 और ये CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। ये इस तरह से इसमें अलग अलग शाखित वाले टर्शरी ब्यूटिल जो होते हैं उसको भी देख लें हम। तो कार्बन CH3, और ये खुला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी, TERT, टर्शरी ब्यूटाइल। फिर नियोपेंटाइल के लिए कार्बन के तीन तरफ CH3 और एक तरफ होता है CH2, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। तो इस तरह से ये शाखा वाले अलग अलग क्रियात्मक समूह भी मिलते हैं हमें। चलिए अब शाखित एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो शाखित एल्केनों के नामकरण के लिए सबसे पहले जो बिंदु है वो सर्वप्रथम अणु में दीर्घतम यानी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पसंद किया जाता है। तो उसके जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहला जो रूल्स है, फर्स्ट रूल है हमारा कि फर्स्ट ऑफ द ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। तो अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3, CH2, 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 CH और यहाँ पे CH2, CH3, फिर CH2, CH2 और CH3 और यहाँ पे मैंने CH लेना है और यहाँ पे मैंने CH3 लगाया है। अब इसको नंबरिंग करें हम सबसे पहले, तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। ठीक है, दूसरा नंबरिंग हम इसको करें तो हमको लग रहा है कि ये भी लंबी हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली जो चेन है ये कैसी है? हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि इसमें हमारे कितने कार्बन आ रहे हैं? 9। तो 9 कार्बन वाली चेन हमने पसंद कर ली है। चलिए, इसके बाद में द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर्ड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट एल्केन एंड to locate the position of the carbon atoms at which branching takes place due to the substitution of alkyl group. The numbering is done in such a way that the branch carbon atoms get the lowest possible numbers. तो यहाँ पे जनक जो एल्केन है उसको पहचानने के लिए मेन जो श्रृंखला है, पेरेंटल श्रृंखला है, उसको अंकन कर दिया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 डाल दिया जाता है। तथा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले एल्किल समूह के कारण शाखित होने वाले कार्बन परमाणु के स्थान का पता लगाया जाता है। अब शाखा कहाँ पे है? यहाँ पे। और कहाँ पे है? ये यहाँ पे। तो इसका पता लगाया जाता है, और पता लगाने के बाद में क्रमांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं कि जिधर से शाखित कार्बन परमाणुओं को लघुत्तम अंक मिले। तो अब कहाँ से लघुत्तम अंक मिलेंगे? ये तो मैंने 1 2 3 4 कर लिया, तो 2 और कहाँ पे है? 6 पे, इस हिसाब से। और मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये यहाँ कहाँ पे? 4 और 8 के ऊपर है। ठीक है, तो ये कहाँ है? 6 और 2 के। तो इसका योग जो है, तो योग क्या आएगा दोनों का? 8, और इसका योग क्या आएगा? 12। तो ये क्या है? गलत है। योग कैसा आना चाहिए? लोएस्ट, और सबसे न्यूनतम होना चाहिए। साथ ही हम इसमें क्या करेंगे? तो अंकन हमारा कहाँ से होगा? इधर से होगा। चलिए, अब मूल एल्केन के नाम में शाखा के रूप में एल्किल समूह के नाम पूर्व लग्न के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वो प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को उचित संख्या द्वारा दर्शाते हैं। तो अतः इस यौगिक का नाम 6 एथिल, 6 नंबर पे क्या है? 6 एथिल, और क्या हो गया? 2 मैथिल, और 9 कार्बन वाला एल्केन होता है नोनेन। ये हमको समझ में आ चुका है इस तरह से कि नामांकन कैसे किया जाता है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद में जो शाखाएं होती है उनका नंबर देखा जाता है और लोएस्ट नंबर को चूज किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। तो अब आगे का जो नामांकन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।